एक छोटा दरवाजा जो कि सीधे आरजे के पास ड्राइविंग सीट की तरफ खुलता था। असल में वैनिटी वैन के अंदर पूरा का पूरा एक अच्छा खासा घर बनाकर रखा था। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, मानसा बोली। अच्छा तो है, पर यहाँ घर जैसी शांति कहाँ? घर तो घर ही होता है, मानसा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। सिमी ने खिड़कियां खोल ली और बाहर का नजारा देखने लगी। अभी वो बस गुजरात से ही बाहर आए थे, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, यूनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उर्वेन वो छोटा वाला दरवाजा खोल अंदर आरजे के पास आकर बैठ गया। आरजे गाने सुनते हुए ड्राइव कर रही थी। हालांकि उसका मन था कि वो गाए, पर वो अपना दूसरा घर मतलब वैनिटी वैन के शीशे टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए चुप थी। उर्वेन बोला, थक जाओ तब बता देना, वैसे भी अभी तो हम सब ने अपनी नींद पूरी कर ली है, पर फिर भी मैं सो जाता हूँ, क्या पता तुम्हें रात को जरूरत पड़े, तो हम में से किसी को ड्राइविंग के लिए उठना पड़े तो मैं बिल्कुल रेडी रहूंगा। आरजे ने वैनिटी वैन की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, रास्ते कभी थकते नहीं जब तक सबको मंजिल तक पहुंचा न दे, और मैं वही रास्ता हूँ जो सबको उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, वो भी बिना थके। आरजे की आंखों में एक अलग ही चमक और चेहरे पर हमेशा की तरह स्माइल थी। उर्वेन बोला, फिर भी जरूरत पड़ सकती है। इतना कहे उसने सीट को पीछे कर दिया, जिससे वो सीट सीधी हो पूरा बेड बन गई। अगर एक तकिया मिल जाता तो कमाल हो जाता। आरजे मुस्कुराई। उसने डैशबोर्ड पर हाथ रखा, उसे पीछे खींचा तो एक छोटा सा ड्रॉर खुल गया। उसमें से एक छोटा सा क्यूट सा तकिया निकाल उर्वेन की तरफ बढ़ा दिया। उर्वेन ने मुस्कुराते हुए तकिया ले लिया और उसे सिर के नीचे लगा लेट गया। आरजे, तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, इसलिए हम सब तुम्हारी हर बात मानते हैं। आरजे ने बस एक क्यूट सी स्माइल दी और फिर से वैनिटी वैन की स्पीड बढ़ा दी। उर्वेन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। यूनी किचन से कॉफी बनाकर लेकर आई। सिमी ने खुशी खुशी कॉफी ले ली। यूनी ने सबको कॉफी दे उस छोटे से दरवाजे को खोल अंदर गई और आरजे की तरफ कॉफी बढ़ा दी। आरजे ने मुस्कुराते हुए कॉफी ले ली। यूनी ने उर्वेन की तरफ देखा, ये तो सो गया, ये एक्स्ट्रा कप वेस्ट हो जाएगा, यूनी ने उदास होते हुए कहा। आरजे बोली, कॉफी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, आप ही उठ जाएगा। इतना कहे उसने एसी का टेम्परेचर हाई कर दिया, जिससे उर्वेन को ठंड लगने लगी। हम इतनी जल्दी ऋषिकेश पहुंच गए। उर्वेन ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ मलते हुए खड़ा हो गया। यूनी ने मुस्कुराते हुए कॉफी उसके सामने कर दी। कॉफी! उर्वेन ने मुस्कुराते हुए कॉफी ले ली। अचानक से ठंड बढ़ गई है ना, मैं खिड़की खोलकर देखता हूँ बाहर का मौसम कैसा है, उर्वेन ने ठंड से ठिठुरते हुए कहा। यूनी हंसने लगी। सबका ध्यान यूनी की तरफ चला गया। आरजे ने एसी का टेम्परेचर कम किया। ऋषिकेश अभी बहुत दूर है, अभी कॉफी पियो आराम से। उर्वेन मुस्कुरा दिया और आराम से कॉफी पीने लगा। यूनी ने दरवाजा बंद किया और वापस सबके पास अंदर आ गई। सिमी ने हैरानी से सबकी तरफ देखा। तुम सब इसी तरह हंसते रहते हो? अर्क बोला। दुखी होने की कोई वजह ही नहीं छोड़ी आरजे ने। अब तुम भी उदास होना भूल जाओ। आरजे लाइफ में जो भी आता है चेहरे पर मुस्कुराहट ही लेकर जाता है, और तुम तो आरजे लाइफ का हिस्सा बन चुकी हो। दुखी होने की सब वजहें खत्म करनी होंगी तुम्हें, मानसा बोली। आरजे कहती है दुखी होने के लिए 1000 वजहें मिल जाएंगी, पर खुश होने के लिए हमें वजहें ढूंढनी पड़ती हैं, और हम वो वजहें ढूंढ अपने पास हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। तभी तो हम दूसरों को खुशियां दे पाते हैं। सिमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आरजे लाइफ की टीम लोगों की लाइफ में खुशियां भरने ऋषिकेश के लिए निकल पड़ी थी। दूसरी तरफ समय और आर्यन ऋषिकेश पहुंच गए थे। आर्यन ऋषिकेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख और वहां के लोगों को देख मन ही मन उछल रहा था। हालांकि ये आर्यन का 5वां केस था। उसके पहले के 4 केसेस उसने बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल किए थे, पर यहाँ बात अलग थी। ये केस भी बाकी केसेस से अलग था, और आर्यन को ये केस द ग्रेट डिटेक्टिव समय के साथ सॉल्व करना था, तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड था। हालांकि उसने अपने सीनियर से समय की अच्छी खासी तारीफ सुनी थी, इसलिए उसे समय से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। एक टैक्सी के साथ एक टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट के बाहर एक बोर्ड लेकर खड़ा था, जिस पर समय और आर्यन का नाम लिखा हुआ था। समय उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ गया। आर्यन भी दौड़ते हुए उसके पीछे आया।
उस टैक्सी ड्राइवर ने समय और आर्यन की तरफ देखा। समय और आर्यन सर। आर्यन, यस हम ही हैं। समय ने अपनी घड़ी देखी। सिर्फ आधे घंटे में मुझे किसी भी हालत में रिसोर्ट पहुंचना है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराया। साहब ने जैसा आपके बारे में बताया था, आप बिल्कुल वैसे हैं। बार बार घड़ी देखने वाले, टाइम टाइम का राग अलापने वाले। सही कहा था साहब ने आपके बारे में। आर्यन हंस दिया। समय ने आर्यन और टैक्सी ड्राइवर को घूरा और टैक्सी में बैठ गया। आर्यन भी अपनी हंसी रोक टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी डिवाइन रिसोर्ट की तरफ घुमा ली। टैक्सी ड्राइवर ने समय को उसके बताए टाइम से 10 मिनट पहले ही रिसोर्ट पहुंचा दिया। टैक्सी ड्राइवर बोला, साहब टाइम से पहुंच गए ना? समय ने घड़ी देखी। गुड, हम 10 मिनट पहले पहुंच गए। समय ने उसे उसके काम से खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे दिए। मुझे टाइम से काम करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। मुझे अपना नंबर दो, अगर फिर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ही कॉल करूंगा। टैक्सी ड्राइवर ने खुश होकर अपना नंबर दिया। धन्यवाद साहब। समय और आर्यन बाहर आए। उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी पीछे कर घुमा ली और वो वहां से चला गया। समय ने रिसोर्ट की तरफ देखकर कहा, मेरे लिए ठीक है। आर्यन को वो रिसोर्ट काफी पसंद आया था। सर ठीक नहीं, कमाल है ये तो, आर्यन ने खुश होते हुए कहा। समय ने उसे फिर घूरा। सिर्फ काम की बात करने के लिए मेरे सामने मुंह खोला करो। आर्यन का मुंह लटक गया। ओके सर। समय अंदर बढ़ गया। तभी सामने से आ रहे शख्स से उसकी टक्कर हो गई। दोनों ही नीचे गिर पड़े। सामने वाले इंसान ने गुस्से में अपने कपड़े झाड़े। कौन है ये पागल इंसान? नीचे गिरने की वजह से समय की वॉच टूट गई थी। What the hell? दोनों ने गुस्से में एक दूसरे की तरफ देखा तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। समय गुस्से में खड़ा हुआ। तुम! सामने वाले शख्स के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। हाँ, मैं आयुध जैन। आर्यन तो बस उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। आर्यन ने आयुध का बहुत नाम सुन रखा था और समय और आयुध की दुश्मनी के बारे में भी। वैसे दोनों एक ही एज के थे, दिखने में भी दोनों में से एक भी कम न था। नफरत भी दोनों एक दूसरे से शिद्दत वाली करते थे। आयुध और उसकी टीम भी इसी रिसोर्ट में ठहरी थी। ये बात समय और आयुध दोनों को ही नहीं मालूम थी। दो राइवल कंपनी और दोनों के बेस्ट डिटेक्टिव्स एक दूसरे के बेस्ट दुश्मन एक बार फिर से आमने सामने खड़े थे। समय ने कहा, इस बार मेरे रास्ते में आ गए, पर अगली बार कोशिश भी मत करना। समय अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा तो आयुध उसके आगे आ गया। आ गए तो समय और आयुध ने गुस्से में एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली। तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समय ने गुस्से में कहा। आर्यन बोला, सर रिसोर्ट को WWE की रिंग क्यों बना रहे हो? आर्यन ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की। आयुध की टीम शिवी, जैक और रॉबिन भी वहां पहुंच गए। शिवी ने आयुध को पीछे खींच लिया। आयुध, जब देखो तब समय से लड़ पड़ते हो। शिवी समय के सामने आई। समय, भुला दो अपनी दुश्मनी, लड़ने से कुछ नहीं होगा। समय ने अपनी वॉच की तरफ देखा। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। समय शिवी और आयुध को घूरता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आर्यन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। तुम्हें भी यही मिला था? आयुध ने आर्यन के चेहरे पर हाथ फेरा। बेचारा बच्चा, एक ही दिन में देखो कैसे मुरझा गया है। शिवी ने आयुध को पीछे खींचा। छोड़ दो उसे। आर्यन जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गया। रॉबिन बोला, Dude, let's go. We are too late. आयुध बोला, ओके। आयुध ने अपना सिर झटका और उनके साथ वहां से चला गया। समय ने रूम में आते ही सबसे पहले नई वॉच निकाली और अपनी पुरानी वॉच को फेंक नई वॉच पहन ली। समय जहां भी जाए उसके पास अच्छा खासा वॉचेस का कलेक्शन होता ही था। एक खराब हो जाए तो दूसरी वॉच तैयार ही रहती थी। समय का 1 मिनट भी लेट होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उसकी ये वॉचेस उसे लेट होने ही नहीं देती थी। समय ने अपनी वॉच में टाइम देखा। दोपहर के 12 बज रहे थे। मेरे पास 1 घंटा है फ्रेश होने के लिए। समय ने वॉच वहीं निकाल बेड पर रख दी। बस यही एक टाइम होता था जब समय अपनी वॉच खुद से अलग करता था, नहीं तो इसके अलावा 24 घंटे वॉच उसकी कलाई पर ही रहती थी। समय फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आर्यन किसी काम से समय के कमरे में आया था।
समय को कमरे में ना पाकर आर्यन ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। हाँ, कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। सच में सही कह रहे थे मेरे सीनियर्स। धरती पर यमराज के साथ नर्क का अनुभव करने जा रहा हूं मैं, आर्यन ने खुद से कहा। आर्यन ने गुस्से में बेड पर पड़ी समय की वॉच नीचे फेंक दी। वॉच के 2 टुकड़े हो गए थे। समय ने कुछ टूटने की आवाज सुनी। कौन है? कौन है बाहर? आर्यन ने बाथरूम की तरफ देखा। हाँ? मतलब सर नहीं गए? आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए स्माइल आ गई, पर दूसरे ही पल समय की टूटी हुई वॉच को देखा तो आर्यन ने डर के मारे दांतों तले उंगली दबा ली और फिर खुद ही अपना हाथ झटक दिया। सर यहाँ आए, उससे पहले भाग जाता हूं मैं यहाँ से। अगर सर को पता चल गया कि उनकी वॉच मैंने तोड़ी है तो नौकरी तो जाएगी, पर यमराज मेरी जान भी साथ लेकर जाएंगे। आर्यन जल्दी से बाहर भाग गया। समय टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया। इस समय वो काफी हैंडसम लग रहा था। समय की नजर अपनी टूटी हुई वॉच पर गई तो उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं। समय ने अपना टॉवल फेंका और अपनी टूटी हुई वॉच को उठा लिया। मेरी वॉच किसने तोड़ी? समय गुस्से में इतना जोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज सुन सारा स्टाफ अंदर आ गया। आर्यन तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। आर्यन अपने सीने पर हाथ रख रिसोर्ट के रिसेप्शन पर खड़ा था। उसे डर था कि कहीं समय को उसके बारे में पता न चल जाए। प्रभु जी आज बचा लो, लड्डू खिलाऊंगा आपको, आर्यन ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। स्टाफ अपना सिर झुकाए खड़ा था और उनके सामने समय अपनी टूटी हुई वॉच लेकर सबको घूर रहा था। कौन आया था? कौन आया था यहाँ? किसने तोड़ी मेरी वॉच? मुझे जवाब चाहिए, समय चिल्लाया। मैनेजर बोला, सर अभी सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लेते हैं। ये सुन आर्यन ने चैन की सांस ली, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास तो समय के रूम में थे ही नहीं, क्योंकि समय नहीं चाहता था कि उसकी पर्सनल लाइफ कभी भी रिकॉर्ड हो, उसकी बातें, उसकी इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक हो। इसीलिए उसने खुद ही सीसीटीवी कैमरे हटवा दिए थे। समय ये सुन चिल्लाया, रूम से कैमरा मैंने ही हटवाए थे। मैनेजर ने अपना सिर झुका लिया। सॉरी सर, मुझे याद नहीं रहा। समय रिसेप्शन के पास आया। तुम रिसेप्शन पर 24 घंटे बैठी रहती हो, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि कौन मेरे रूम की तरफ आया था। उस रिसेप्शनिस्ट की नजर समय से ज्यादा उसकी खुली शर्ट से झांकते एब्स पर थी। अचानक ही उसका हाथ समय की बॉडी की तरफ बढ़ गया। क्या है? समय चिल्लाया। रिसेप्शनिस्ट ने डर कर अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना सिर झुका लिया। सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। समय बोला, ओह, ध्यान देती भी तो कैसे? ध्यान तो सारा आते जाते लड़कों पर होगा ना। समय ने सब की तरफ देखा। मुझे लेट नहीं हो रहा होता तो तुम सबको अच्छे से दिखाता। निकलो मेरे रूम से। सब अपनी जान छुड़ाकर भाग खड़े हुए। समय ने अपने कलेक्शंस में से फिर एक सुंदर सी वॉच निकाली, जो कि लगभग पहले वाली वॉच जैसी थी। असल में सब वॉच एक ही कंपनी की थी और एक जैसी ही थी, सिवाय इसके कि कुछ वॉचेस में आर्ट वर्क किया हुआ था तो कुछ सिंपल वॉचेस थी। समय ने टाइम देखा। ओह नो, ओनली 5 मिनट्स बचे हैं। मैं तो अभी अच्छे से तैयार भी नहीं हूं। समय ने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन्स बंद किए और अपने जूते पहने। समय ने फिर से टाइम देखा। सिर्फ 5 सेकंड्स बची थी। बाल सेट करने का वक्त नहीं है समय, इतना कहे उसने अपना ब्लेजर निकाला और करेक्ट 1 बजे आर्यन के सामने रिसेप्शन पर खड़ा हो गया। आर्यन ने खुद को शांत किया। सर, आप बस लेट होते होते बच गए। आर्यन ने समय के बालों की तरफ देखा, जो काफी बिखरे हुए थे, पर समय पर बिखरे बाल सूट कर रहे थे। आर्यन बोला, आप बाल सेट करने रुक जाते तो आपको 1 मिनट और 1 सेकंड लेट हो सकता था। आपने अपना समय बचा लिया। बाहर से तो आर्यन समय की तारीफ कर रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे समय पर हंसी आ रही थी। समय बोला, हमें त्रिवेणी घाट पर जाना है। शायद हमें वहां से शिवानंद चैटर्जी की बेटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। वैसे भी वहां बहुत लोग आते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। चलो। समय बाहर की तरफ बढ़ गया। आर्यन भी समय के पीछे पीछे हो गया। शाम होने को आई थी। आरजे ऋषिकेश बस पहुंचने ही वाली थी।
सिमी बहुत खुश थी और साथ में एक्साइटेड भी। सिमी ने अपनी माँ के दिए पराठे निकाले। मेरी मम्मी ने बनाया है, मेरी मम्मी पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं। मानसा, अर्घ और यूनी ने मुस्कुराते हुए पराठे ले लिए। सिमी बोली, मैं उन्हें देकर आती हूँ। इतना कह सिमी उस छोटे से दरवाजे को खोल आरजे के पास आ गई। आरजे, ये लो, बड़ा अच्छा है, मेरी मम्मी ने बनाया है। आरजे ने पराठों की तरफ देखा और एक पराठा रोल करके ले लिया। उर्वीन बोला, थैंक्स सिमी। इतना कह उसने एक साथ 2 पराठे ले लिए। आरजे बोली, सच में तुम्हारी मॉम काफी अच्छे पराठे बनाती है। बहुत वक्त बाद घर का खाना खाया है। सिमी ने टिफिन से आखिरी 2 पराठे खाते हुए कहा, तुम्हारा परिवार कहाँ है आरजे? आरजे बोली, यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। सिमी ने कहा, दूर? कितना दूर? उर्वीन बोला, इंग्लैंड। वही हमारा घर है, हमारा परिवार, हमारी कंपनी, सब कुछ है वहां। सिमी ने हैरानी से आरजे की तरफ देखा। तुम इंग्लैंड छोड़ यहाँ क्यों आई? वहां की लाइफ तो यहाँ की लाइफ से बहुत ज्यादा आरामदायक है। हर कोई इंडिया छोड़कर विदेश में जाकर बसने के सपने देखता है, और तुम विदेश छोड़ इंडिया क्यों आई? आरजे बोली, वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हाँ की लाइफ काफी बोरिंग थी, कोई एडवेंचर ही नहीं था। सब कुछ इतना आसानी से मिल जाता है कि कुछ हासिल करने की इच्छा ही नहीं होती। जबकि इंडिया में कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यही तो मजा है। मुझे आसान चीजें पसंद नहीं, इसलिए इंडिया आ गई ताकि मेरी बोरिंग लाइफ में थोड़ा थ्रिल आए। इतना कहे उसने वैनिटी वैन की स्पीड बढ़ा ली। अब वैन पूरी हवा से बातें कर रही थी। सिमी ने बाहर की तरफ देखा, कितना सुंदर है ये सब। सिमी ने पहाड़ों और वहां से बहते झरने को देखकर कहा। वो सब ऋषिकेश तक पहुंच चुके थे। पहाड़ पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढके हुए, ऊपर से डूबता सूरज जो मन को एक अलग ही तरह का सुकून दे रहा था। ऊपर से पहाड़ों से बहते झरने और झरनों से पानी नीचे गिरने की आवाजें पूरे शरीर को शांत कर रही थी। यहाँ आरजे ने थोड़ी स्पीड कम कर ली, क्योंकि अब धीरे धीरे वो लोग अब पहाड़ी रास्ते पर आ रहे थे। उर्वेन ने जम्हाई ली, चलो रात होने से पहले पहुंच गए, पर रुकने का कोई ठिकाना सोचा है? आरजे बोली, शाम के समय त्रिवेणी घाट पर आरती होती है, बहुत लोग उस आरती में शामिल होने आते हैं। अभी तो हम वहीं जा रहे हैं, बाकी का बाद में सोचते हैं। अर्घ, यूनी, मानसा भी अब आरजे के पास आ गई। ये अच्छा सोचा तुमने, मानसा ने खुश होते हुए कहा। आरजे मुस्कुरा दी। यूनी बोली, मैंने सुना है त्रिवेणी घाट पर गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है, और जो भी वहां डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अर्घ ने कहा, वैसे हमने बहुत पाप किए हैं, शायद यहाँ पाप धुल जाए। सब हंसने लगे। सिमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं, पर फिर भी सबका साथ देने के लिए वो भी हंसने लगी। आरजे ने वैनिटी वैन त्रिवेणी घाट के पास रोकी। वहां शाम की आरती शुरू हो गई थी। इस वजह से त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। वो सब वैनिटी वैन से नीचे उतर आए। पूरा घाट दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। कुछ लोग दीप जलाकर नदी में बहा रहे थे। अचानक तेज घंटियों की आवाज से पूरा त्रिवेणी घाट गूंज उठा। वहां सब एक साथ इकट्ठे हो गए। कुछ पुजारी हाथ में आरती की थाल लिए वहां इकट्ठा हो गए, तो कुछ तो हाथ में ही कपूर लेकर उसे जला आरती कर रहे थे। साथ ही कुछ मंत्र भी बोले जा रहे थे। सिमी ने कहा, कितना अच्छा है ना ये सब, चलो आरती में शामिल होते हैं। मानसा बोली, तुम्हारा मन है तो तुम जाओ। आरजे ने कहा, हम आरती खत्म होने के बाद जब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी तब आएंगे। अर्घ ने कहा, वो क्या है ना, हमें पानी के साथ मस्ती करनी है, अभी करेंगे तो ये सब नाराज हो जाएंगे। अर्घ ने हंसते हुए कहा। सिमी बोली, फिर मैं भी अकेली नहीं जाऊंगी। आरजे ने दूसरी तरफ देखा, जहां शिवजी की जटा से निकलती गंगा की एक विशाल काय प्रतिमा थी। आरजे के कदम अपने आप ही उस प्रतिमा की तरफ बढ़ गए। उसे उस तरफ जाते देख वो पांचों बिना कोई सवाल किए उसके पीछे पीछे हो गए। समय और आर्यन को वो शिवानंद की बेटी कहीं नहीं मिली। अभी भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए हर एक से पूछना बहुत मुश्किल हो रहा था।
आर्यन थक कर शिवजी की मूर्ति के पीछे बैठ गया, जबकि समय अभी भी अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए था। सिर्फ 1 घंटा, फिर मुझे लौटना होगा। अगर वो ऋषिकेश में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस आरती में शामिल ना हो। डैड ने भी कहाँ भेज दिया मुझे, ना कोई क्लू है और ना ही कुछ और जिससे हम उस औरत तक पहुंच पाए। यहाँ सिर्फ मेरा टाइम ही बर्बाद हो रहा है। आरजे ने घुटनों केबल बैठ शिवजी की मूर्ति के सामने अपना सिर झुका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अर्घ, यूनी, मानसा, उर्वेन और सिमी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। आरजे किसी और ही दुनिया में जा चुकी थी। उसे अपने आसपास क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एक तेज रोशनी इस वक्त उसके दिमाग पर कब्जा किए हुए थी। सिमी ने धीरे से अपनी एक आंख खोली। अब भी सब अपनी आंखें बंद किए घुटनों केबल बैठे थे। ये देख सिमी ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हो गया। सर, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ कुछ मिलेगा। समय ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। अभी भी वक्त है हमारे पास, थोड़ी देर और वेट करते हैं। आर्यन ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। तभी उसकी नजर मूर्ति की दूसरी तरफ घुटनों केबल बैठे आरजे और उसकी टीम पर गई। सच में कितनी श्रद्धा है ना भगवान के लिए इन लोगों के मन में। और एक ये रावण और यमराज का कॉम्बो कब से यहाँ है, पर एक बार भी भगवान के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। ये बात समय ने सुन ली थी। कुछ कहा तुमने? आर्यन सक पका गया। नो सर, मैं तो बस इनके बारे में बात कर रहा था। देखो कितनी श्रद्धा है इनके मन में। समय ने आरजे और उसकी टीम की तरफ देखा और फिर अपनी घड़ी की तरफ। सिर्फ 30 मिनट और बचे हैं। इनसे ही शिवानंद के बारे में पूछता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। समय बोला। हेलो दोस्तों। समय की आवाज से सिमी, अर्घ, यूनी, मानसा और उर्वेन ने अपनी आंखें खोल ली, पर आरजे को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सिर्फ एक तेज रोशनी दिखाई दे रही थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उर्वेन खड़ा हुआ। हेलो, आप कौन? समय बोला। बस कुछ पूछना था। आई होप तुम सब मेरी हेल्प करोगे। सब मुस्कुरा दिए। मानसा बोली, हम इसी के लिए तो हैं। अर्घ ने कहा, हेल्प? बोलिए, क्या मदद करें आपकी? यूनी ने भी कहा, जल्दी बोलो, हेल्प करने के लिए खुजलियां हो रही हैं हाथ में। सिमी ने गहरी सांस ली। मेरी पहली हेल्प। समय और आर्यन को वो लोग काफी अजीब लग रहे थे। आर्यन और समय को उनकी कही एक भी बात समझ नहीं आई थी। समय बोला, काम की बात करते हैं। मुझे शिवानंद चैटर्जी के बारे में पूछना था। क्या आप में से कोई उनके बारे में जानता है? उर्वेन बोला, ये नाम मैंने तो पहली बार सुना है। मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं मालूम। अर्घ्य बोला, सुना तो मैंने भी पहली बार है। अगर तुम कहो तो हम ढूंढ सकते हैं। मानसी, यूनी और सिमी ने भी ना में सिर हिला दिया। समय बोला, सच में नहीं सुना। समय ने आरजे की तरफ देखा। हेलो, क्या आपने सुना है? आरजे की तरफ से समय को कोई जवाब नहीं मिला। उर्वेन ने कहा, डूड, यह आरजे है, सिर्फ उसी की सुनती है जिसकी सुनना चाहती है। वैसे भी हम सब यहाँ से नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता उसे कुछ पता होगा। समय ने घड़ी की तरफ देखा। सिर्फ 15 मिनट्स बचे थे। समय ने आरजे की तरफ देखा। वैसे भी अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कोई होप नहीं छोड़ना चाहता। हो सकता है इन्हें पता हो। समय आरजे की तरफ बढ़ गया तो सबके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। ये तो गया, अर्घ ने मुस्कुराते हुए कहा। भाग 5। समय आंखें बंद किए बैठी आरजे की तरफ बढ़ गया। उसने आरजे की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो मिस, क्या आप शिवानंद चैटर्जी के बारे में कुछ जानती हैं? आरजे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने से समय ने आरजे के कंधे पर हाथ रखा। मिस, आप सुन रही हैं? अचानक समय ने अपना हाथ झटकते हुए पीछे खींच लिया। आरजे ने अपनी आंखें खोली, जो गुस्से में बिल्कुल लाल हो चुकी थी। समय ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर हैरानी से आरजे की तरफ। ये क्या था? ये झटका? आरजे अपने हाथ झाड़ते हुए पलटी। क्या है? कोई इंसान शांति से बैठ ध्यान मग्न भी नहीं हो सकता? आरजे ने खुद को शांत करते हुए कहा। समय ने अपने हाथ की तरफ देखा। नहीं, शायद मेरा वहम होगा। आई थिंक मुझे आराम की जरूरत है। समय ने अपना हाथ झटका। आर्यन बोला, शिवानंद चैटर्जी या उनकी बेटी के बारे में जानती हैं आप कुछ?
ये नाम सुन आरजे सोच में पड़ गई। सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ सुना है याद नहीं आ रहा है, आरजे ने सोचते हुए कहा। समय ये सुन आरजे के सामने आ गया। सच में आपने सुना है? कहाँ सुना है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? आरजे ने सोचते हुए कहा। शायद, पर अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, शायद मैंने नहीं सुना, या शायद सुना होगा। आरजे ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। समय ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। आखिरी 5 मिनट बचे थे 8 बजने में। अब आरती भी लगभग खत्म हो गई थी। लोग आशीर्वाद और प्रसाद ले अपने घरों को लौट रहे थे, तो कुछ वहां घाट पर बैठे पानी को निहार रहे थे, तो कुछ अभी भी दीप जला गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे थे। समय बोला, थोड़ा जल्दी बोलिए प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। समय ने परेशान होते हुए कहा। समय का टाइम सेट था, 8 बजे पहुंचकर डिनर करना है और करेक्ट 9 बजे सो जाना है। वो अपने सेट किए टाइम के हिसाब से ही चलता था, उसमें कोई गड़बड़ी हो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। आरजे ने समय को घूरा। सॉरी, मुझे भी लेट हो रहा है। मैं ऐसे लोगों की मदद नहीं करती जो मेरे लिए अपना कीमती वक्त नहीं दे सकते। मुझसे हेल्प चाहिए तो वेट करना होगा, वरना आप इज्जत से जा सकते हैं। मैं कुछ नहीं बताने वाली। इतना कहे वो घाट की तरफ बढ़ गई। उर्वेन बोला, जाओ जाओ, आरजे ने कह दिया मदद नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इतना कहकर उर्वेन के साथ सब आरजे के पीछे घाट की तरफ बढ़ गए। समय को आज तक किसी ने इतना रूखा जवाब नहीं दिया था। किसी की हिम्मत ही नहीं थी उससे इस तरह बात करने की। समय को आरजे का ये एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। आर्यन ने हंसते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। समय ने आर्यन को घूरा। आर्यन समय को खुद को घूरता देख डर कर चुप हो गया। समय ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। मुझे लेट हो रहा है, अगर मैं अभी नहीं गया तो मेरा अपना बनाया शेड्यूल पहली बार बिगड़ जाएगा, और अगर चला गया तो ये लड़की हाथ से छूट जाएगी। इसे अगर सच में कुछ पता है तो ये हमारे केस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आर्यन ने समय को परेशान देखा। सर, आप कहें तो एक सजेशन दूं? आर्यन ने थोड़ा डरते हुए पूछा। समय ने आर्यन को घूरा। ठीक है, नहीं देता हूं। इतना कहे वो चुप हो गया। समय बोला, बोलो। उसने बिना किसी भाव के साथ कहा। आर्यन के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। बोलो सर। समय बोला, बोलो। समय ने खुद को शांत करते हुए कहा। आर्यन ने कहा, सर, अगर आप इस लड़की का किसी तरह नंबर ले लें तो हम इससे बाद में मिल सकते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। समय ने आर्यन का कंधा थपथपाया। अच्छा आइडिया दिया है तुमने। इतना कह के वो आरजे की तरफ बढ़ गया। आर्यन ने अपनी कॉलर ठीक की और मुस्कुराते हुए समय के पीछे चला गया। आरजे आराम से घाट पर बैठकर दूर तक पानी में तैरते दीपों को देख रही थी। आरजे को दीपों का दूर तक बिना किसी टेंशन के दूसरों की इच्छाओं उम्मीदों का भार उठाते हुए तैरना काफी अच्छा लग रहा था। बाकी सब वहां पानी से एक दूसरे के साथ खेलने लगे। आर्यन भी उन्हें दूर खड़ा पानी से खेलते हुए देख रहा था। उसका भी मन था, पर समय की वजह से उन्हें दूर खड़ा खेलते हुए देखकर ही खुश हो रहा था। समय आरजे के पीछे आया। आपका नंबर मिल सकता है? वो क्या है कि मेरे लिए शिवानंद चैटर्जी को ढूंढना बहुत जरूरी है। समय ने एक बार फिर कोशिश की, ये सोचकर शायद आरजे उसे अपना नंबर दे दे और वो यहाँ से जा सके। आरजे ने समय की तरफ देखा। आ जाओ, बैठो। आरजे ने बिना किसी भाव के कहा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, नदी की लहरों की तरह। शायद कुछ सोच रही थी। समय तो बिल्कुल हैरान ही रह गया। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा। 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। अगर वो बैठ जाता तो उसे और भी ज्यादा लेट हो सकता था। और फिर इस वक्त आरजे उसे बैठने के लिए क्यों कह रही है? ये सवाल भी उसके दिमाग में घूम रहा था। समय ने परेशान होते हुए कहा, मिस, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे लेट हो रहा है। आप प्लीज नंबर दे दीजिए, मुझे जाना है। मेरा अपना शेड्यूल है। मुझे अपना हर काम समय पर करने की आदत है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है बैठने के लिए। जल्दी से अपना नंबर दीजिए और मुझे जाने दीजिए यहाँ से। इतना काफी था आरजे से पंगा लेने के लिए। समय ने अनजाने में ही शांत नदी में पत्थर फेंक मुसीबत मोल ले ली थी।
आर्यन ने अपना सर पीट लिया। यह आदमी कभी नहीं सुधर सकता। लड़कियों से ऐसे नंबर कौन मांगता है? अगर मैं इसके पास रहा तो मैं भी पिट जाऊंगा। हे भगवान, अपने इस भक्त पर थोड़ी दया करो। आर्यन ने आसमान में देखते हुए कहा। आर्यन धीरे से वहां से थोड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया। आरजी ने ये सुन समय को घूरा और अपने हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई। लेट हो गए तो भूकंप आ जाएगा। शांति से यहाँ बैठी थी, पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। जाओ यहाँ से, नहीं दूंगी मैं अपना नंबर। और अब तो शिवानंद जीवानंद के बारे में कुछ पता भी होगा तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जाओ अपना टाइम बचा लो, पर मुझे छोड़ दो। आरजे ने अपना सिर पकड़ा। कूल आरजे। आरजे ने खुद को शांत करने की कोशिश की। समय ने घड़ी में टाइम देखा, सिर्फ 5 सेकंड बची थी। अब समय को भी गुस्सा आ रहा था। मुझे लेट हो रहा है और आप जैसे लोगों को टाइम की कदर नहीं होती। मैं भी कहाँ आपसे पूछ रहा था, खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। शांति से बैठो, पूरी रात पूरा दिन बैठी रहो। बेकार लोग, ऐसे लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं? समय बुरी तरह चिढ़ चुका था। इतना कह समय जाने के लिए मुड़ा ही था कि आरजे ने गुस्से में पीछे से समय की कॉलर पकड़ के उसे नदी में धक्का दे दिया। छप्पाक की आवाज से सबका ध्यान उस तरफ चला गया। आर्यन सर चिल्लाते हुए घाट की तरफ भागा। सिमी भी घाट की तरफ भागने लगी। अर्घ ने उसे पकड़ लिया। आरजे के मसले में टांग मत अड़ाओ। अगर आरजे ने उसे पानी में धक्का दिया है तो जरूर उसने कुछ बड़ा किया होगा। सिमी ने छोटा सा मुंह बना लिया। अगर उसे कुछ हो गया तो? मानसा बोली। आरजे है ना, उसे कुछ नहीं होने देगी, टेंशन मत लो। यूनी ने स्टाइल से अपने बाल पीछे करते हुए कहा। लोगों को सबक सिखाने का आरजे का अपना तरीका है। और मुस्कुराते हुए सब फिर से सिमी के साथ खेलने लगे। सब एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। आरजे ने अपने हाथ फोल्ड किए और समय की तरफ देखने लगी। वैसे तुमने अपनी जबान का प्रयोग गलत इंसान के सामने कर दिया। तुमने जितना बोला उसके हिसाब से तो मुझे तुम्हें डुबा के मार देना चाहिए। देखते हैं यमराज तुम्हें टाइम से लेने आते हैं या नहीं। आरजे के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। समय ने अपने चेहरे को अपने हाथों से साफ किया और गुस्से में आरजे को घूरने लगा। घमंडी कहीं की, तुम्हें पता नहीं है तुमने किसे पानी में धक्का दिया है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समय ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आरजे गुस्से में समय की तरफ बढ़ी, पर आर्यन को वहां आते देख उसने अपने कदम पीछे कर लिए। आर्यन समय के लिए काफी परेशान दिख रहा था। उसे परेशान देख आरजे ने समय से कहा, इस लड़के की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगली बार मिले तो अच्छे से बताऊंगी तुम्हें मैं कौन हूँ। आर्यन बोला, सर जल्दी से हाथ दीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है। आर्यन ने अपना हाथ समय की तरफ किया। आरजे समय को चिढ़ाने के अंदाज में मुस्कुराई। सॉरी, आज तुम लेट हो जाओगे। इतना कहकर उसने अपने साथियों को इशारा किया और अपनी वैनिटी वैन की तरफ बढ़ गई। सब उसके पीछे चले गए। समय अभी भी आरजे को जाते हुए देख रहा था। समय को इतना गुस्सा आयुध पर भी नहीं आया था जितना आरजे पर आ रहा था। आर्यन बोला, सर ठंड में मरने का इरादा है क्या? चलिए बाहर आइए। हाँ भी ना, मैं जानता था ऐसा ही होगा। ऐसे कोई लड़की से बात करता है क्या? शुक्र मनाइए उसने आपको छोड़ दिया। अगर उसकी जगह मैं होता तो इसी घाट पर आप तबीयत से पिट जाते। समय ने आर्यन को घूरा तो आर्यन झेप गया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। सॉरी सर। समय तैरते हुए नदी से बाहर आया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए घाट की सीढ़ियों पर लेट गया। आर्यन बोला, आप ठीक तो है ना सर? समय बोला, ठीक हूं मैं, बस वो नाक में थोड़ा पानी चला गया था। समय ने खुद को शांत करते हुए कहा। आर्यन ने समय को हाथ दिया। एक बार फिर समय आर्यन का हाथ पकड़ने की बजाय खुद खड़ा हो गया। आर्यन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस वक्त समय को गुस्से में देख उसने चुप रहना ही सही समझा। समय ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी वाटरप्रूफ थी, इसलिए उसे पानी से तो कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये देख समय ने एक गहरी सांस ली। थैंक गॉड, इससे कुछ हो जाता तो मैं छोड़ता नहीं उस घमंडी लड़की को। समय ने अपनी घड़ी को देखते हुए कहा।
आर्यन को समय का एक मामूली घड़ी के लिए इतनी फिक्र करना थोड़ा अजीब लगा। थैंक गॉड सर, आपकी जान बच गई। ऐसी घड़ी तो और आ जाएंगी। समय बोला, यहाँ पर इस मॉडल की और इस तरह की वॉचेस नहीं मिलती। मुझे इसी मॉडल की वॉचेस पसंद है। अब चलो, पहले ही हम 15 मिनट्स लेट हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता उस घमंडी लड़की के पास शिवानंद चैटर्जी का कोई सुराग होगा। वो बस मुझे परेशान कर रही थी। आर्यन ने कहा, ये भी हो सकता है वो सच में कुछ जानती हो। बस अगर आप थोड़ा अच्छे से बात करते तो बता देती। ये सुनकर समय की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो वहां से खड़ा हुआ और चला गया। ये देखकर आर्यन चुप हो गया। इसके बाद आर्यन ने ज्यादा सवाल नहीं किया और चुपचाप समय के पीछे चल दिया। वहीं आरजे ने अपनी वैनिटी वैन एक पुरानी खाली पड़ी धर्मशाला के सामने रोकी। उस धर्मशाला का केयर टेकर मशाल लेकर उनका इंतजार कर रहा था। अर्घ ने कहा, तुमने ये धर्मशाला कब बुक किया आरजे? उसने धर्मशाला को ध्यान से देखते हुए सवाल किया। आरजे मुस्कुराई और बोली, तुम आम खाओ, गुठलियां मुझे गिनने दो। चलो अपना सामान इस धर्मशाला में शिफ्ट कर दो, क्योंकि हम यहाँ 2 दिन से ज्यादा रुकेंगे। ये सुन सिमी के अलावा बाकी सब हैरानी से आरजे को देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आरजे कह रही है। यूनी ने आरजे के माथे पर हाथ फिराया। तुम्हारा यायावरी का कीड़ा मर गया क्या? ये सुन आरजे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मनसा बोली, ये अचानक से इतना अच्छा फैसला तुमने कैसे ले लिया? उर्वेन ने कहा, मैं भी तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकने के लिए बोलने ही वाला था। सब काफी खुश थे, पर साथ ही साथ आरजे के इस फैसले से हैरान भी थे। सिमी ने कहा, क्या हुआ, सबको उतरना नहीं है क्या? ये तो खुशी की बात है। हम यहाँ कुछ और दिन रुक रहे हैं। मुझे भी ये जगह काफी पसंद आई थी। मैं तो बहुत घूमूंगी, सिमी ने चहकते हुए कहा। आरजे ने अपनी साइड वाला वैनिटी वैन का दरवाजा खोला और नीचे कूद गई, जबकि बाकी सब पीछे के दरवाजे से सामान लेकर नीचे उतर आए। आरजे मशाल लेकर खड़े केयर टेकर की तरफ बढ़ी। उसने सबको पीछे ही रहने का इशारा किया ताकि कोई उसकी बातें न सुन सके। सब उसकी बात सुन वैनिटी वैन के पास ही रुककर आरजे के बुलाने का इंतजार करने लगी। केयर टेकर ने चाबी देते हुए कहा, आप कहती तो मैं आपके लिए अच्छे से होटल में रूम बुक करवा देता। आपने रुकने के लिए ये खाली पड़ी पुरानी धर्मशाला क्यों चुनी? ये इलाका भी काफी सुनसान है। अगर रोजी रोटी का सवाल ना होता तो मैं इस धर्मशाला की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। इतना कह के वो जल्दी से वहां से चला गया। जैसे थोड़ी देर और रुकता तो उसे हार्ट अटैक आ जाता। आरजे ने उस धर्मशाला की तरफ देखा। उसे अजीब से अपनेपन का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर उसका चेहरा खिल उठा। ऐसे तो केयर टेकर ने धर्मशाला को काफी अच्छे से रखा था और आरजे के आने से पहले उसकी सफाई भी करवा दी थी, पर फिर भी धर्मशाला अब काफी खंडहर हो चुकी थी, जैसे अभी गिर पड़ेगी। दिखने में वो काफी पुरानी थी, जो कि उसकी दीवारों पर बनी कलाकृतियां साफ बता रही थी। इसके अलावा धर्मशाला के आसपास काफी जंगली पौधे उगाए थे, जिन्हें उखाड़ना शायद किसी ने जरूरी नहीं समझा। सुनसान इलाके में होने के कारण यहाँ काफी शांति पसरी हुई थी। ये धर्मशाला पहाड़ों से घिरी हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो काफी सैलानी इस धर्मशाला में रुकना चाहेंगे, ताकि पहाड़ों का आनंद और करीब से ले सकें। इस धर्मशाला में आग लगने के बाद से यहाँ कोई नहीं ठहरा है। सब इसे एक हॉन्टेड प्लेस मानते हैं, क्योंकि उस आग में जलकर काफी लोगों की मौत हो गई थी और लोगों का मानना है कि अभी भी यहाँ उन लोगों की आत्माएं रहती हैं। पर यह सिर्फ एक अफवाह है। पर फिर भी काफी लोग ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने यहाँ मरने वाले लोगों की आत्माओं को देखा है। जिस तरह से उन लोगों ने इस धर्मशाला में होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन किया, उससे सबको यकीन हो गया कि ये हॉन्टेड प्लेस है। हालांकि इस अफवाह के बारे में आरजे को छोड़ किसी भी टीम मेंबर को कोई अंदाजा नहीं था। सब यहाँ कुछ दिन और रुकने के नाम पर ही बहुत खुश हो रहे थे। आरजे ने एक तिरछी निगाह से अपने साथियों की तरफ देखा, जो वैनिटी वैन के पास खड़े आपस में यहाँ की जगहों पर घूमने फिरने के एक्साइटमेंट को बयां कर रहे थे। आरजे ने उन्हें शांत और खुश देखकर अपने सीने पर हाथ रख के एक चैन की सांस ली। इन्हें कुछ ना ही पता चले तो ये अच्छा है, नहीं तो मुझसे पहले ये सब यहाँ से भाग जाएंगे।
ये कहते कहते उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान फैल गई। उर्वेन की नजर आरजे पर पड़ी, जो उन्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, तो उर्वेन आरजे की तरफ बढ़ गया। उर्वेन ने एक नजर धर्मशाला और उसके आसपास डाली। जगह तो काफी अच्छी है, बस धर्मशाला थोड़ी पुरानी लग रही है, पर हमें कौन सा पूरी जिंदगी यहाँ ठहरना है, कुछ दिन के लिए काफी है। उर्वेन ने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। उर्वेन की तरफ से हामी देख आरजे की सारी टेंशन पल में गायब हो गई। मुझे भी ये जगह काफी पसंद आई। आई होप तुम्हें पसंद आई तो बाकी की टीम को भी पसंद आएगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने उर्वेन से कहा, सिमी का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना, वो हमारी टीम में नई है। मैं नहीं चाहती उसे कभी भी रिग्रेट हो आरजे लाइफ का हिस्सा बनने के लिए। इतना कहकर वो चाबी लेकर धर्मशाला की तरफ बढ़ गई। उर्वेन ने सबको इशारे से अंदर चलने को कहा तो सब खुश हो गए। अंधेरा हो चुका था, इसलिए सबको नींद आ रही थी। किसी ने भी धर्मशाला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आरजे ने दरवाजा खोला। धर्मशाला अंदर से सच में काफी बड़ी थी। आरजे ने लाइट ऑन की तो सामने एक लंबा बड़ा हॉल नजर आया, जिससे सब कमरे जुड़े हुए थे। साथ ही एक कोने में एक छोटा प्यारा किचन और उसी के पास सोफा और चेयर्स थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि यहाँ सब एक साथ बैठकर चाय पीते होंगे। नीचे रूम बहुत सारे थे, पर ऊपर की मंजिल पर सिर्फ 2 रूम थे, जिसमें से एक मेन ऑफिस था, जहाँ सब अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे, जहाँ यहाँ ठहरे हर किसी पर्यटक का रिकॉर्ड था, और दूसरा एक लग्जरी रूम था, जो कुछ खास वीआईपी लोगों के लिए था। ये यहाँ का सबसे बड़ा और शानदार रूम था। आरजे ने उस रूम की तरफ देखा और सबसे बिना किसी भाव के कहा, अपने लिए कोई भी कमरा पकड़ लो, ऊपर वाला रूम मेरा है। मानसा और यूनी ने मुंह बना लिया, क्योंकि उनकी नजर भी उसी रूम पर थी। मानसा बोली, ये गलत है, हमें भी एक मौका दो उस बड़े रूम में रहने का। यूनी ने कहा, हाँ एक मौका मुझे भी। यूनी ने एक छोटी प्यारी बच्ची की तरह क्यूट सा फेस बनाकर आरजे को देखा। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से आरजे उनकी बात मान जाएगी। आरजे मुस्कुराई, तो ठीक है, जो उस बड़े रूम तक पहले पहुंचेगा वो रूम उसका। बोलो मंजूर है? सिमी बोली, वाह मजा आएगा, देखते हैं कौन जीतता है, उसने खुश होते हुए कहा। अर्क और उर्वेन पहले से जानते थे कि ये दोनों चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, पर आरजे से जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आंखें मलते हुए वो दोनों एक कमरा पकड़ अपना सामान लेकर अपने कमरे में चले गए, जबकि सिमी उन तीनों को देख रही थी। कोई भी जीते, पर देखने में मजा बहुत आने वाला है, सिमी ने खुद से कहा। तीनों की नजरें उस बड़े रूम की तरफ थीं। तभी सिमी सीटी बजाती है और उसी के साथ यूनी और मानसा सीढ़ियों से भागते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ गईं। पर आरजे आराम से रेलिंग की तरफ बढ़ गई। उसे सीढ़ियां चढ़ना उतरना काफी बोरिंग लगता था। मानसा ने यूनी से आगे जाते हुए उसे चिढ़ाया, तो यूनी ने उसकी टांग खींचते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे खींच दिया। इसी के साथ मानसा नीचे आ गिरी और उसे चिढ़ाते हुए यूनी आगे बढ़ने लगी, तो इस बार मानसा ने उसका पैर नीचे खींच लिया। अब यूनी भी मानसा के बराबर हो गई थी। कोई भी एक दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। सिमी ने ये देख अजीब सा मुंह बना लिया। तभी उसकी नजर आरजे पर पड़ी, जो एक टेबल के सहारे रेलिंग पर लटक गई थी और अपने हाथों पर जोर बनाते हुए बिना सीढ़ियां चढ़े दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। ये देख सिमी चिल्ला दी, वो मजा आ गया। यूनी और मानसा ने आरजे की तरफ देखा तो आरजे ने भागकर बड़े रूम का दरवाजा खोल यूनी और मानसा को मुस्कुरा कर चिढ़ाते हुए दरवाजा बंद कर लिया। यूनी और मानसा तो हैरानी से वहां खड़ी ही रह गईं। सिमी उन दोनों के पास आई और अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार गया, आरजे जीत गई। अब वो रूम आरजे का है। आरजे सच में काफी इंटेलिजेंट है। सिमी ने उबासी ली, हाँ, मुझे नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने। इतना कहकर सिमी मुस्कुराते हुए सामने वाले रूम के अंदर चली गई। मानसा ने यूनी को घूरा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यूनी बोली, नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे चिढ़ाती नहीं तो मैं तुम्हें पीछे नहीं खींचती। मानसा और यूनी ने मुंह बना लिया, फिर एक साथ अपना सिर पकड़कर कहा,
हम दोनों ही बेवकूफ हैं और थक हार कर दोनों अपने कमरे में चली गईं। समय और आर्यन लॉज पहुंचे तो सामने रिसेप्शन पर अपनी टीम के साथ परेशानी में टहलता आयुध दिख गया। उसी वक्त आयुध की नजर समय और आर्यन पर पड़ी। आयुध और समय एक दूसरे को घूरने लगे। आयुध ने समय को ऊपर से नीचे तक भीगे हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। आयुध बोला, आज बड़े कमाल लग रहे हो समय। शिवी ने आयुध को रोकना चाहा। स्टॉप इट आयुध, अभी भी तुम्हें समय से लड़ना है? इस टाइम ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमें इतने दिन हो गए हैं पर अब तक उस परिजात के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है और तुम। शिवी ने थोड़ा गुस्से में कहा। शिवी की बात सुन समय को थोड़ा आराम महसूस हुआ। समय को लग रहा था कि आयुध उससे पहले शिवानंद चैटर्जी तक पहुंच जाएगा, पर सबको परेशान देख उसे काफी अच्छा लगा था। समय बोला, शिवी समझदार है, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए आयुध। मुझ पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान दो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। आयुध ने ये सुन शिवी को घूरा तो शिवी चुप हो गई। आयुध समय की तरफ मुड़ा। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें ये सुनकर, पर तुम्हें बता दूं, अगर मैं उस परिजात पत्थर तक नहीं पहुंच पाया तो तुम्हें तो कभी नहीं पहुंचने दूंगा। समय ने एक गहरी सांस ली। इसे इस वक्त इनसिक्योर करना बहुत जरूरी है। उसने खुद से कहा, तुम्हें बता दूं, मैं उस इंसान तक पहुंच चुका हूं जिसे शिवानंद चैटर्जी के बारे में पता है। हो सकता है वो मुझे उसकी बेटी तक पहुंचा दे। भाग 6। समय ने आरजे को याद करते हुए कहा। इस समय उसे आरजे से बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा था आयुध को परेशान करने के लिए। आयुध और समय एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मुझे उस घमंडी लड़की को ढूंढना ही होगा। मुझे उसकी जरूरत है। अब या तो वो मेरी मदद करेगी, नहीं तो कुछ वक्त के लिए आयुध को गुमराह करने के लिए मेरे काम जरूर आएगी, उसने खुद से कहा। आयुध और शिवी समय की बात सुन हैरान रह गए। आयुध कभी भी नहीं चाहेगा कि समय उससे किसी भी मामले में आगे निकल जाए। आर्यन, जो कब से ये सब देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि समय आरजे के बारे में क्यों बोल रहा है, जबकि कुछ वक्त पहले आरजे और उसका इतना बड़ा पंगा हुआ था। फिर भी समय अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो आयुध समय के सामने आ गया। झूठ बोल रहे हो, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए? समय ने आयुध के कंधे पर थपथपाया। मैं समझ सकता हूं, तुम्हें हारने का बहुत दुख है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर जीत मेरी ही होनी थी। समय ने आयुध को देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान दी और आयुध को परेशान छोड़ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आर्यन ने भी आयुध की नजरों में आने से पहले वहां से अपने कमरे में दौड़ लगा दी। जिसे एक पल भी रुका तो आयुध उसे पकड़ लेगा। शिवी ने परेशान आयुध के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, शायद ये केस हमारी किस्मत में ही नहीं था। वैसे भी मुझे लगता है परिजात पत्थर सिर्फ एक दंत कथा है, इसमें कुछ भी सच नहीं है, आयुध ने कहा। ये सच हो या ना हो, पर मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस समय से तो नहीं हार सकता। पता नहीं किसकी बात कर रहा था वो। जो भी हो, मुझे उस शख्स तक समय से पहले पहुंचना होगा। एक बार उस शिवानंद की बेटी तक पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं इस समय को देख लूंगा। इतना कह आयुध गुस्से में वहां से चला गया। शिवी ने अपना सिर पकड़ लिया। इन दोनों की वजह से कहीं ये केस हमारे हाथ से ना निकल जाए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। शिवी का चेहरा चमक उठा और मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। समय गुस्से में दंदनाता हुआ अपने कमरे में आया। आज नहीं तो कल ये आयुध कोई ना कोई सुराग तो ढूंढ ही लेगा शिवानंद चैटर्जी की बेटी तक पहुंचने का। मुझे उससे पहले ये पूरा केस अपने हाथ में लेना होगा। समय ने अपने कपड़े बदले और आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट गया। समय के दिमाग में अभी भी आरजे ही घूम रही थी। मुझे किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढना होगा। वो लड़की इतनी घमंडी है कि मैं उसकी शक्ल भी दोबारा नहीं देखना चाहता। मुझे पानी में फेंक दिया उसने। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अगर मुझे उसकी जरूरत न होती तो आज मैं उसे उसी नदी में डुबा देता।
जहां उसने मुझे धक्का दिया था। रात के 1 बज रहे थे, पर समय की आंखों से नींद गायब थी। ये पहली बार था जब उसका खुद का बनाया हुआ शेड्यूल टूट गया था, पर उसे खुद इस बात का आभास नहीं था। अगले दिन धर्मशाला, एक तेज कर्कश आवाज ने सबकी नींद उड़ा रखी थी। खिड़की दरवाजे लकड़ी के बने होने के बाद भी इस आवाज को सुनकर थर-थर कांप रहे थे। सिमी काफी देर तक तकिए में अपना मुंह छुपाकर सोने की कोशिश करती रही, पर जब उसके कानों में दर्द और एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी, तो वो डर के मारे चिल्लाते हुए जमीन पर लेट गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, भूकंप आ गया। सिमी ने अपनी हथेलियों से जोर से अपने कान बंद कर लिए थे। उसे अभी भी लग रहा था कि ये भूकंप है। उर्वीन, अर्घ, मानसा, यूनी आंख मलते हुए बाहर आ गए। अर्घ बोला, अब तो आदत हो गई है। जब तक आरजे की काव काव न सुन लें, तब तक दिन की शुरुआत ही नहीं होती। मानसा ने अपने कान में रुई ठूंसते हुए कहा, ठीक कहा तुमने, आरजे गाना ना गाए तो हमारी आंखें भी नहीं खुले। यूनी ने भी अपने कान में रुई ठूंस ली। अब आरजे कब बाहर आएगी? हमें तो आदत है, पर यहाँ की खिड़की दरवाजों को नहीं है, जो कभी भी टूटकर बिखर सकते हैं। उर्वीन मुस्कुराया और 10 तक उल्टी गिनती गिनने लगा। 9, 8, 7, 6। उसकी नजरें अभी भी आरजे के रूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। 5, 4, 3, 2। अचानक से दरवाजा खुला और आरजे फुल स्लीव हाई नेक टी शर्ट और लंबा श्रिंग पहन नाचते गाते हुए बाहर आई। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी और आंखों में चमक। उसे देखकर यूनी और मानसा ने अपने कान से रुई निकाल फेंक दी। आरजे ने मुस्कुराते हुए एक नजर सबकी तरफ देखा। जीना इसी का नाम है, बोरिंग लोगों, आरजे ने चिल्लाते हुए कहा और रेलिंग से कूद नीचे आ गई। सबने ये देख एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उर्वीन बोला, ध्यान से आरजे, लग जाएगी तुम्हें। मानसा बोली, सीढ़ियां भी हैं यहाँ, कूदने की क्या जरूरत थी? यूनी बोली, आरजे कब सुनोगी तुम हमारी? अर्घ ने अपना सिर पकड़ लिया और लंबी सांस लेते हुए कहा, किसी दिन तुम्हारे बारे में सोच सोचकर हम सबका दिमाग फट जाएगा। खुद का ख्याल रखा करो यार। सब चाहे एक दूसरे से कितनी ही लड़ लें, पर आरजे की बहुत फिक्र करते थे। आरजे ने एक क्यूट सी स्माइल देते हुए धीरे से अपने कान पकड़ लिए और फिर चिल्लाते हुए कहा, हम तो ऐसे ही हैं भैया, हिम्मत है तो बदल के दिखा दो। इतना कह आरजे उन सब के लटके हुए चेहरों को देख हंस पड़ी। मानसा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी लाइफ में जरूर कोई ऐसा आएगा जिसमें तुम्हें बदलने की हिम्मत भी होगी और तुम्हें चुप कराने की ताकत भी। आरजे ने मानसा को घूरा तो वो डरकर चुप हो गई। अर्घ ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। सिमी, अरे वो उसका क्या हाल हुआ होगा? आरजे को छोड़ सब उसे हैरानी से देखने लगे। आरजे ने उन्हें ऐसे एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा। वो मुस्कुरा उठी, फिर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मेरा गाना इतना भी बुरा नहीं है, आरजे ने उनके हाव भाव समझते हुए कहा। सब आरजे की तरफ देखने लगे। वो आरजे को कैसे बोलते? तुम्हारा गाना नहीं, तुम्हारी आवाज सबसे बड़ी दिक्कत है। तभी सिमी के रूम का दरवाजा खुला। लाल आंखें, बिखरे बाल, ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद के ही बालों को नोच लिया था। सिमी बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। जैसे ही उसने सबकी तरफ देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। तुम सब ठीक हो? मुझे लगा भूकंप की वजह से मुझे छोड़कर सब ऊपर गए। सिमी ने धर्मशाला की छत की तरफ देखते हुए कहा। आरजे ने मुंह बना लिया। उसे ऐसे मुंह बनाते देख वो चारों हंस पड़े। सिमी उन चारों को हंसते हुए देख, क्या हुआ? आरजे ने सबको घूरा तो वो सब चुप हो गए। आरजे ने सिमी की तरफ देखा। जाओ, पहले तैयार हो जाओ, तुम्हें इन चारों के साथ जाना है। सिमी बोली, पर कहां? अर्घ ने कहा, हमें अपनी आरजे लाइफ को प्रमोट नहीं करना क्या? ऋषिकेश में कोई भी नहीं जानता है, उन्हें हमारे बारे में बताना तो पड़ेगा ही। उर्वीन बोला, जल्दी जाओ, हम तुम्हारे लिए वेट नहीं करने वाले। ये सुन सिमी जल्दी से अंदर बाथरूम की तरफ भाग गई। आरजे ने सबको घूरा। मैं इतना बुरा भी नहीं गाती हूँ, दोबारा सुनाऊं?
सब चुप हो गए और जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गए। आरजे के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आरजे ने खुद के कंधे को थपथपाया। वाह आरजे, तुझसे अच्छा सिंगर तो इस दुनिया में ही नहीं है। दूसरी तरफ आयुध सुबह सुबह रिसेप्शन पर थोड़ी दूर एक सोफे पर बैठ समय के आने का वेट कर रहा था। कहाँ रह गया ये समय? आयुध ने चिढ़ते हुए खुद से कहा। तभी समय और आर्यन एक साथ रिसेप्शन पर आए। उन दोनों ने रिसेप्शनिस्ट से कुछ कहा। वो दोनों इतना धीरे बात कर रहे थे कि आयुध को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आयुध ने एक मैगजीन उठाई और मैगजीन की तरफ देखते हुए समय की तरफ बढ़ने लगा ताकि समय और आर्यन की बातें सुन सके। समय ने आयुध को मैगजीन लेकर अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने आर्यन को कुछ इशारा किया तो आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आयुध मैगजीन में देखते हुए समय और आर्यन के पीछे आकर खड़ा हो गया। आर्यन बोला, समय सर, हम जहां जा रहे हैं वहां काफी खतरा है। समय ने आयुध को सुनाते हुए कहा, आयुध से पहले शिवानंद चैटर्जी की बेटी तक पहुंचना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। समय ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। ये ओरियन मॉल कहाँ मिलेगा? रिसेप्शनिस्ट बोली, सर आप किस मॉल की बात कर रहे हैं? मैंने इसके बारे में नहीं सुना। शायद आपको यहाँ के लोकल गाइड से बात करनी चाहिए, शायद वो बता सके। मैं आपको बेस्ट गाइड का नंबर दे सकती हूँ। आर्यन बोला, ओके जल्दी दो। वैसे भी सर की तरह मुझे भी समय की बर्बादी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब सुन आयुध की आंखों में चमक आ गई। ओरियन मॉल, जरूर वहां कुछ होगा ही, तभी समय उसकी बात कर रहा है। आयुध वहां से जाने लगा तो समय आयुध के सामने आ गया। हेलो मिस्टर आयुध। समय ने अपने बालों को सहलाया। जैन, कहाँ जा रहे हैं आप? आयुध ने स्टाइल से अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डालते हुए कहा, अंदर थोड़ी घुटन हो रही है इसलिए बाहर जा रहा हूं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रास्ता छोड़ो मेरा। आयुध ने समय को घूरते हुए कहा। समय इस बार बिना बहस किए पीछे हट गया। ये देख आयुध को काफी अजीब लगा पर उसने ध्यान नहीं दिया। ये सब शिवी भी देख रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। ये मैंने क्या देख लिया? समय आयुध की बात सुन पीछे हट गया और आयुध ने पहली बार समय के सवाल का सीधा सीधा जवाब दिया। आज कड़वा करेला और नीम दोनों स्वीट कैसे बन गए? शिवी ने एक गहरी सांस ली और समय की तरफ बढ़ गई। समय की नजरें अभी भी आयुध पर ही टिकी हुई थीं। उसके चेहरे की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यन ने रिसेप्शनिस्ट से नंबर लिया। चलें सर? समय ने हाँ में सिर हिला दिया। समय जाने को हुआ तभी शिवी ने समय को आवाज लगाई। समय! समय और आर्यन शिवी की आवाज सुन पीछे मुड़े। शिवी समय के पास आई। तुम दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो गई, मैं बहुत खुश हूं। समय ने शिवी की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। समय ने आर्यन की तरफ देखा। चलें, वैसे भी बहुत टाइम बर्बाद हो गया है। कुछ लोगों के पास बहुत फ्री टाइम होगा पर मेरे पास नहीं है। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया और समय के पीछे पीछे चला गया। शिवी तो बस देखती ही रह गई। अब मैंने क्या कर दिया? ये है ही ऐसा। चल छोड़ शिवी, आयुध अकेला गया है, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। इतना कह उसने अपनी डिजिटल वॉच से आयुध की डिजिटल वॉच को कनेक्ट किया और एक टैक्सी ले आयुध के पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद आर्यन और समय लॉज के बाहर लगे बड़े से डस्टबिन के पीछे से निकलकर बाहर आए। आर्यन बोला, ये ओरियन मॉल का क्या चक्कर है बॉस? ऐसा मॉल सच में है या आपने बस कहने के लिए कहा है? क्योंकि मैंने ऋषिकेश आने से पहले यहाँ की एक एक जगह के बारे में जानकारी जुटाई थी। उस समय यहाँ कोई ओरियन मॉल नहीं था। आर्यन ने समय की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जैसे उसने समय का झूठ पकड़ लिया हो। समय ने ये देख अपना गला साफ किया। हाँ, ऐसा कोई मॉल नहीं है। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए था। ये दोनों अपना कीमती वक्त ओरियन मॉल को ढूंढने में ही लगा देंगे। तब तक मैं इस केस को सॉल्व कर दूंगा। समय के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। आर्यन बोला, सच में सर, आप तो लोमड़ी को भी चकमा दे सकते हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। समय ने आर्यन को घूरा। अपने काम से काम रखो, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। समय ने अपनी कलाई में पहनी घड़ी की तरफ देखा। 10 मिनट के अंदर टैक्सी वाले को बुलाओ। हम आज भी उसी घाट पर जाएंगे जहां कल हमें वो लड़की मिली थी।
शायद हो सकता है आज भी आए। आर्यन ने मुंह बना लिया। ओके सर। उसने उस टैक्सी ड्राइवर को फोन करके बुला लिया। वो टैक्सी ड्राइवर भी टाइम पर पहुंच गया। टैक्सी ड्राइवर बोला, आ जाओ साहब, एकदम टाइम से हो ना। आर्यन और समय, बस हमें वहां तक पहुंचा दो। टैक्सी देखा, इम्प्रेसिव। समय मुस्कुराते हुए आर्यन के साथ बाहर आया। तुमने आज फिर हमें टाइम से पहले पहुंचा दिया। उस टैक्सी ड्राइवर ने कहते हुए कहा, घाट की तरफ डुबकियां लगा रहे। सर, मैं बिल्कुल गूगल। उसे निराश देख शिवी आयुध के पास आई और कहा, मुझे लगता है समय ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। मैंने केश में घूम लिया था। बिल्कुल कल कुछ गाइड भी वहां, कुछ लोग वहां पंडितों से अपने घर की सुख शांति। इतना कहकर टैक्सी ड्राइवर वहां से चला गया। आर्यन और समय घाट की तरफ मुड़े। वहां इस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी। यही तो मेरा काम है। इतना कहकर टैक्सी ड्राइवर वहां से चला गया। आर्यन और समय घाट की तरफ मुड़े। वहां इस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ लोग वहां पंडितों से अपने घर की सुख शांति के लिए महापूजा करवा रहे थे, तो कुछ लोग वहां नदी में डुबकियां लगा रहे थे। साथ ही कुछ गाइड भी वहां थे जो यहाँ घूमने आए टूरिस्ट्स को इस घाट के बारे में बता रहे थे। आर्यन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सर, अगर वो कल वाली लड़की नहीं आई तो? समय भी ये सुनकर परेशान